दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको सोशल स्टडी के, साइंस के एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में वर्णित है? यह दे रखा है। तो गाइस देखो, कल्याणकारी राज्य का वर्णन जो है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो यह है दोस्तों भाग 4 में, क्योंकि भाग 3 में आपको पता है मौलिक अधिकार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 36 से 51। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो आपको 4A लगा देना है। 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बागमती परियोजना बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बागमती ये जो परियोजना है ना, ये सीतामढ़ी, ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है बागमती परियोजना। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो इस गैस का नाम यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो, मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है ना, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। और देखिए गाइस, एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों को भी जो है मतलब कि इस पर रोक लग जाता है जब आपातकाल लागू होता है तो, ठीक ना। तो अनुच्छेद 20 और 21 को जो है ना, आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। पता होना चाहिए आपको। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। याद कर लीजिएगा। जायद फसल कौन सी? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खरबूजा कौन सी फसल है? तो देखो गाइस, जो फसल मार्च और अप्रैल के महीने में फलता है, जो जिसको मतलब काफी ज्यादा इस टाइम पे आपको पता है दोस्तों गर्मी भी होता है, और काफी ज्यादा जो है ना इन्हें मतलब ये सभी जो फसल होते हैं ये क्या कहते हैं, धूप ज्यादा सोखने की इसमें क्षमता होता है। ठीक ना। तो तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये सारे जो है जायद फसल हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बरौनी में है, बेगूसराय। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक रबी फसल है? मटर, चना, सरसों, मसूर, गेहूं, जौ, ये सभी रबी फसल है। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु की जड़ों से संबंधित है? तो ये है दोस्तों राइजोबियम। ये है राइजोबियम। विश्व आर्थिक संकट या मंदी किस वर्ष आया था? तो ये आया था दोस्तों 1929 में। विश्व आर्थिक संकट जो है ये 1929 में आया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। ठीक ना, 5 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? मतलब इकोनॉमिक स्पेशल जोन, ठीक ना, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ये है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, सेज। तो ये है दोस्तों 7। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक ना, 2525 किलोमीटर है। याद कर लीजिएगा। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो ये दोस्तों 1935 में। 1935 में। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो ये था दोस्तों भाषा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का जो आधार था ये था भाषा। सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे कम प्रतिशत जो है वन ये हरियाणा में, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4A या का में किया गया है। अनुच्छेद 51 ने। अनुच्छेद पूछा जाए, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक अधिकार क्या है? चुनाव में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, ये एक राजनीतिक अधिकार है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? देखो गाइस, किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा की इकाई है। वैसे ऊर्जा की इकाई आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। ठीक ना, ऊर्जा की ऐसा इकाई आपको पता है जूल होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो किलोवाट घंटा है ना, ऊर्जा की इकाई, ये दोस्तों वाणिज्यिक इकाई है। ठीक ना, वाणिज्यिक, आपको पता होगा किलोवाट घंटा, ठीक ना, ऊर्जा की। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश की SI इकाई जो है ये कुलम्ब होता है। कुलम्ब। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है?
तो इसका नाम है दोस्तों एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरका में 5 से 6% एसिटिक एसिड मिला होता है। इसका वाणिज्यिक नाम भी एसिटिक एसिड है। सोनार, ठीक है, सोनार जिनका उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, पानी वाले जहाज में किया जाता है नीचे स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ठीक ना। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार के। ये क्लास 9 में आपने पढ़े होंगे, उससे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, याद कीजिएगा। पेड़ पौधों के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो यह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। वेरिसेला वायरस से क्या होता है दोस्तों? वेरिसेला वायरस से चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, छोटी माता भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा? तो दाब का मान सबसे अधिक समुद्र का पानी में होगा। केरोसिन, ये सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक ना। तो समुद्र के पानी में जो है नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में द्रव में इनका मान सबसे ज्यादा हो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। कीटनाशक जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। जब आगे बढ़ते देखिए, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ किस प्रकार का होता है? तो ये परवलय के आकार की होती है। इंग्लिश के क्वेश्चंस करके जाइएगा, ठीक है ना। ये परवलय के आकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? तो ये है न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस जो है ये श्वसन जड़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है? दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीनोम में जो है हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो हाइपोटोनिक। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो हाइपोटोनिक। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक ना, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक तरीके से उनका जो है ना वर्गीकृत करने का वाला जो व्यक्ति था ये था अरसत्तु। आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, उष्ण, जिसमें वैश्विक उष्ण या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो CO2 जिम्मेदार है इसका। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जिसे दोबारा रिन्यू किया जा सके, जिसे जल्द कम टाइम में बनाया जा सके, तो ये है दोस्तों सूर्य का प्रकाश, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और जो अनवीकरणीय है उसमें जीवाश्म ईंधन आ जाता है, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, रिन्यू नहीं किया जा सकता, उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, ठीक ना। कौन सी एक अधातु है? तो सिलिकॉन जो है ये दोस्तों एक अधातु है। सिलिकॉन जो है ये एक अधातु है। तवड़न का SI मात्रक क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं MS और माइनस में इस तरीके से पावर, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक ना। बात वही है, पावर माइनस वाला पावर हटाकर बटे में करके। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब आते हैं हम इंग्लिश पर। मैं पहले स्टूडेंट बता देता हूं कमेंट क्या था जिस स्टूडेंट ने कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं ना जिस टॉपिक से उसी से आ रहे हैं। आपको दिखा देता हूं। देखिए मैंने दोस्तों स्टूडेंट से खुद कमेंट करके पूछा था कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इसकी, क्योंकि इन्होंने इतना सारा कुछ बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके नहीं बताते हैं। देख लीजिए, हाँ सर कंडीशनल सेंटेंसेस से 3 क्वेश्चन आया था, और ये टॉपिक को मैं दोस्तों 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूं आपको। ऑल क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आया था फर्स्ट शिफ्ट में नरेशन से 2 क्वेश्चन आया था, आइडम्स से 3 आया था, नॉन फाइनाइट से 3 आया था। देख लीजिए सारा टॉपिक हमारा इंग्लिश का कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, तथा प्रीपोजिशन से 2 आया था। इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन अच्छा था, मतलब इंग्लिश से अच्छा था आया था, और पर जीके जीएस और मैथ रीजनिंग से एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया था। हो सकता है इनका उतना अच्छा तैयारी ना हो, ठीक ना। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस से है, और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए यहां पर आपको देखो, आप आज तक आपने कंडीशनल सेंटेंस नहीं भी समझा है ना, तो आंसर आप 1 सेकंड में बता सकते हो। इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, समझा देता हूं मैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है गाइस कि जब 2 सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, ठीक है, 2 सेंटेंस जब आपस में कनेक्ट हो, तो मान लीजिए एक सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है
तो दूसरा वाला सेंटेंस जो है ना उससे कनेक्ट होगा, वो 100% जो है ना वो सिंपल फ्यूचर में होगा। अब गाइस क्वेश्चंस बनाकर कैसे देते हैं एग्जामिनर, ये आपको पता होना चाहिए। वो क्या करते हैं कि दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, वो गायब कर दिया जाता है और वहां पर डैश लगा दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होगा। तो पहचानने का तरीका क्या है, आप स्ट्रक्चर 1 रूल नंबर 1 याद कर लीजिए कि जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो और दोनों में से कोई एक सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब दे रखा हो। अब मान लीजिए दोस्तों, इसमें मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पर वर्ब्स को हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर रूल आप देखिए कि ये फर्स्ट रूल वाला है, ये सेकंड या थर्ड। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो और दोनों में से कोई एक सेंटेंस मान लीजिए फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में है, तो फिर दूसरा सेंटेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब गायब कर दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और मान लीजिए देखिए सिंपल फ्यूचर का जो है ना हेल्पिंग वर्ब विल मैं गायब कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, दोनों में से कोई एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस 100% सिंपल फ्यूचर में होगा। तो ये है याद करने का और इससे आप पता लगा सकते हो। दूसरा वाला आपका ये है सिंपल पास्ट में होगा तो उसमें विल के स्थान पर आंख बंद करके वुड का यूज कर लेना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। और थर्ड हमारा ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक सेंटेंस में मतलब हैड का यूज किया गया हो, ठीक है ना, जैसे इसमें पास्ट परफेक्ट में बना है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा ना उसमें वुड तो लगाओगे ही और हैव भी लगाओगे, उसको भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, ठीक ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा है। अब आपको पता चल गया दोस्तों। अब देख लीजिए हमारा स्ट्रक्चर रूल नंबर 1 पे आधारित है ये कि जब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, दोनों में से कोई एक सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है तो दूसरा वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा 100%। तो अब आपको ही के अकॉर्डिंग जो है ना, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेन वर्ब यूज करना है। अब आपको पता है ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाते हैं। अब गाइस देखो यहाँ पर दो वर्ब है यहाँ पर, इन दोनों में से ही लगेगा क्योंकि दोनों वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और दोनों का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जो नहीं होता है उसको हटा देते हैं। अब इन दोनों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है क्योंकि उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब क्लास देखोगे जब तो आएगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जल्दी से बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला आप सेंटेंस देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब गाइस इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ही के बाद कम्स आया है और आखिर गाइस देखो दोनों वर्ब प्रेजेंट में यूज होते हैं। एक वर्ब हमारा कम होता है COME वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा होता है COMES। तो आखिर कम्स क्यों आया है ही के बाद, ठीक ना, कम क्यों नहीं आया है? तो मैं आपको बता देता हूं गाइस, जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज किया जाता है। अब गाइस इन दोनों में से मुझे ये बताइए कम और कम्स में से कि कौन सा सिंगुलर वर्ब है। तो देखो गाइस यहां पर आप लोग पढ़ो, वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसको हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है ना, वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। अब आखिर हमें यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करने की क्या जरूरत हुई? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा ये कहता है, ग्रामर का रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे इज हो, वॉज हो या फिर मेन वर्ब हो, हमेशा सिंगुलर ही आएगा। देख लीजिए यहां पर आप लोग पढ़िएगा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए वर्ब में एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं और सिंगुलर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है। अब आप लोग देख लीजिए दे जो है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ कम यूज हुआ है और कम जो है ये प्लूरल वर्ब है और अगर इसमें एस लगा दूंगा तो सिंगुलर बन जाएगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर दोनों करेक्ट है। तो इसी तरीके से वहां पर इफ ही के बाद टॉक्स का यूज होगा, ना कि टॉल्क का, टॉल्क्स का यूज होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इसमें भी स्टूडेंट गलती करते हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए इफ के बाद दे आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए तो फिर आपको जो है प्लूरल मेन वर्ब यूज कर लेना है। इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग द ड्रॉअर ही टुक आउट अ पेन, सॉरी टुक आउट। अब देखो गाइस ही के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता, ठीक ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता तो टेक्स आता,
लेकिन ये सेकंड फॉर्म में है तो इसलिए इसमें एस या एस का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से समझना है। तो यहां पर बताना है इस सेंटेंस में कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं गाइस, 3-4 क्लासेस में करवा चुका हूं आपको कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है देखिएगा यहां पर। देखिए जो वर्ब होते हैं ना, ये प्रयोग के हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक ना, वैसे 2 ही प्रकार के होते हैं मेनली अगर हम बात करें तो। अब इन दोनों में क्या अंतर है देखिए, समझिएगा यहां पर आप लोग। एक होता है दोस्तों फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। प्रयोग के हिसाब से आप ये मान लीजिए कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है ना, इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ही के बाद इज जो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग यहां पर मेन वर्ब है, दे आर प्लेइंग यहां पर प्लेइंग मेन वर्ब है। अब गाइस जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये दोस्तों किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए तो इसके आगे नॉन लगा हुआ है। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होगा। अब यहां पर दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि कैसे यहां पर अंतर है। तो देखो, आई के बाद लाइक यूज किया गया है। लाइक क्या है यहां पर मेन वर्ब है, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, और वॉचिंग जो है यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये कौन सा प्रकार है, तो ये जेरन है, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे गाइज प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, मैं ये लिख देता हूं, ठीक है ना। प्लेइंग, मान लीजिए प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है ना। प्लेइंग इज अ गुड हैबिट एंड आई एम प्लेइंग। अब मुझे बताइए कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखो गाइस, सेकंड वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है आई एम प्लेइंग, इसमें जो प्लेइंग है ये एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है सेकंड वाले सेंटेंस में। लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, तो इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो प्लेइंग जो है ना एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए प्लेइंग इसमें जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से समझना है। अब ये कौन कौन से होते हैं तो देखिए, एक होता है इन्फिनेटिव, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू प्रीपोजिशन यूज हो जाए तो वो हमारा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। कहने का मतलब ये है, मतलब प्रकार है, इन्फिनेटिव जो है उसका प्रकार है नॉन फाइनाइट वर्ब का, तो आपको लगाना है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे देख सकते हो टू एरर, और आपको पता है एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, तो टू एरर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, यहाँ पर टू स्टडी एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। देखने में आपको वर्ब के जैसा ही लगेगा लेकिन यूज नहीं होगा एज अ मेन वर्ब के रूप में, बस ये ध्यान रखना है। टू स्टडी यहां पर देख सकते हो। अब आता है सेकंड टाइप जेरन। अब जेरन को पहचानने का क्या तरीका है, तो वही आपको मैंने बताया, जैसे आई एम प्लेइंग और प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। तो जो जेरन वाले आपको नॉन फाइनाइट वर्ब देखने को जो मिलेंगे ना, वो आईएनजी फॉर्म में होंगे, ठीक ना, आईएनजी फॉर्म में, लेकिन वो एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होगा। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, और सेकंड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो आई लर्न ड्राइविंग, अब इसमें एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक ना, ड्राइविंग, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और लर्न जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हुआ है, और ड्राइविंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ड्राइविंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, वॉचिंग भी यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। लव यहाँ पर जो है ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो ये पता चल गया। अब मैं तीसरा टाइप आपको शो कर देता हूँ, देख लीजिए, सारा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब का है, ठीक ना। अब थर्ड टाइप होता है दोस्तों पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल में आपको जो वर्ब देखिए, ये हियरिंग, थिंकिंग, ये सारे हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए, ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया। इसमें क्या है ना, पास्ट पार्टिसिपल में स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब का जो थर्ड टाइप होता है, इसमें थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। जो थर्ड टाइप होगा उसमें थर्ड फॉर्म देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब आएगा ना वो थर्ड फॉर्म में होगा। तो ये मत आप सोचिएगा कि यार ये तो वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। प्रयोग के हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया होगा तो आंख बंद करके आपको बता देना है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे ड्राइव एंड रिसीव्ड यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। हैविंग वाला भी आएगा ना वर्ब, देखने को मिलेगा एज अ सब्जेक्ट के रूप में, तो आंख बंद करके आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बता देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ए टायर्ड कैमल इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। अब ए टायर्ड कैमल इज स्लीपिंग इन अंडर द ट्री। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे
तो ए टायर्ड, TIRED। अब ये टायर्ड जो है ना, इसमें एडजेक्टिव का भी गुण विद्यमान है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैमल के बारे में कुछ बता रहे हैं, ए टायर्ड कैमल इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। अब गाइस टायर्ड मुझे बताइए कौन सा मतलब कि वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब। अब टाइप कौन सा है, तो पार्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड टाइप है, तो इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है ना, टायर्ड, ठीक है, टायर्ड टायर्ड टायर्ड, पता चल गया। अब ए टायर्ड कैमल इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, तो स्लीपिंग आप लोग देख लीजिए, ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ इसमें स्लीपिंग मेन वर्ब है, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और ए टायर्ड जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप आपको 2 से 3 मिनट में पूरा समझ में आ गया होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, और 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो गए। ओपनिंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है, तो ये सेकंड टाइप है हमारा, ये कंडीशन सेंटेंस का, ठीक है ना, सेकंड रूल। इसमें आपको बता दिया मैंने रूल कैसे पता करना है। तो देखो 2 सेंटेंस कनेक्ट होंगे, अब दोनों में से कोई एक सेंटेंस का आपको टेंस चेक कर लेना है। तो देखो भाई इसमें वुड का यूज किया गया है, अगर विल का यूज किया जाता तो इससे पहले वाला सेंटेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब गायब कर दिया गया है वो प्रेजेंट में होता, अगर विल यहाँ पर यूज किया होता तो यहाँ पर वुड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म यूज कर लेना, आंख बंद करके, ठीक ना। इफ इट, यहाँ पर ऑप्शन सी यूज होगा, RAINED, ठीक ना, रेन का सेकंड फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन, रितेश सेड आई विल मैनेज हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद, आगे चलकर। रितेश ने कहा कि मैं आगे चलकर मैनेज कर लूंगा। तो गाइस ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो गाइस देखो डैश के स्थान पर पहले तो आपको ये बताना है कि पर्सन कौन से यूज होगा, आई के स्थान पर, मतलब आई को किस में चेंज करेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब बताना है कि प्रेजेंट का यूज होगा या पास्ट का यूज होगा। तो देखो गाइस हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, टेंस में परिवर्तन कैसे होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये पहले समझते हैं। और ये रूल याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आएंगे आपके एग्जाम में। तो देखो गाइस रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस, ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैं अंडरलाइन किया हूं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और उसके साथ सेंटेंस अगर कोई कनेक्ट है, अगर वो फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तब। लेकिन अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है, यहां पर आप लोग देख रहे हो रितेश सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड, अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसके साथ जो कनेक्ट होगा ना सेंटेंस, मान लीजिए अगर ये उसके साथ कनेक्ट सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, ये दोस्तों प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट में होता तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते। अब यहां पर दोस्तों सिंपल फ्यूचर में है तो विल के स्थान पर हम वुड का यूज कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें पास्ट में चेंज करना है। अब गाइस ये तो आपको पता चल गया कि टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, आंख बंद करके विल के स्थान पर हम वुड का यूज कर लेंगे, ठीक ना। अब आपको यहाँ पर पर्सन बताना है कि पर्सन में कैसे चेंज होगा। पर्सन का मतलब ये है पर्सनल प्रोनाउन, तो आई के स्थान पर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे रितेश के लिए। तो देखो गाइस आप और रितेश फ्रेंड है, रितेश ने आपसे ये वाला बात कहा आई विल मैनेज हियर आफ्टर। अब गाइस रितेश की बात को किसी थर्ड व्यक्ति को आप बताओगे, तो आप थर्ड व्यक्ति को जब आप बताओगे तो रितेश के लिए दोस्तों रितेश ने जो कहा आपसे उसी की बात को आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताओगे, तो ऐसे में रितेश ने तो जब आपसे बात कर रहा था तो उसने अपने लिए आई का यूज किया, अब आप उसकी बात को किसी थर्ड व्यक्ति को बता रहे हो तो रितेश के लिए आई के स्थान पर जो है ना ही का यूज करोगे। थर्ड व्यक्ति के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो ठीक है ना, ही का यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती, जैसे यहाँ पर सीता होती, तो फिर आप आई के स्थान पर सी का यूज करते। तो पर्सन में परिवर्तन इस प्रकार होता है, फर्स्ट पर्सन को आपको थर्ड में चेंज कर देना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रितेश सेड दैट ही वुड मैनेज, और हेयर आफ्टर का चेंज हो जाएगा देयर आफ्टर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इफ द सन डैश आई विल गो स्विमिंग, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। देखिए गाइस, आंख बंद करके 1 सेकंड भी इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, क्योंकि हमारा रूल नंबर 1 पर आधारित है। यहां पर विल यूज किया गया है,
तो स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है कि अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, दोनों में से कोई एक अगर सिंपल फ्यूचर में है तो दूसरा वाला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर आपको सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब गाइज इसमें भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है जिनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता। तो सन हमारा एक है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर मेन वर्ब यूज होता है। तो आपको पता है वर्ब में एस या येस लगाकर उसको हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक ना। तो साइन जो यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर साइन से यूज होगा, SHINES, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, समझ गए ना आप लोग। और नॉन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है। तो देखो गाइस इस सेंटेंस में माइंड जो है एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, वुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है, वेटिंग एज ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है यूज, ठीक है। तो वेटिंग जो है यहाँ पर जेरन है और कौन सा टाइप है तो नॉन फाइनाइट वर्ब का है। तो इसका सही आंसर वेटिंग हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखने में वर्ब जैसा ही लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपसे पूछा गया तो ऑब्जेक्ट में मोमेंट है तो इसको लगा दो। भाई वर्ब के जैसा दिखना भी चाहिए तभी आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। देयर THERE डैश 2 ट्रीज। तो देखो गाइस देयर वाले जो सेंटेंसेस है उसमें आपने बनाए होंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का आपको नंबर चेक करना होता है कि प्लूरल नंबर में है, एक वचन में है या बहुवचन में। तो ट्रीज जो है यहाँ पर 2 है तो इसलिए यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आर का यूज होगा, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू शो एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, सोरो, एक्सक्लामेशन या उसके बाद सरप्राइज, इस टाइप के जो मतलब सेंटेंसेस होते हैं ना या वर्ड्स होते हैं उसके लास्ट में हम इस तरीके के जो है एक एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। या आपने बनाए होंगे इस टाइप के सेंटेंसेस, तो एक्साइटमेंट के लिए भी यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क का साइन यूज होगा। 9 ही आस्क्ड हैव यू गॉट अ लैपटॉप। गैस देखो यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेदर का यूज कर सकते हो, जबकि आपके क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें ऑलरेडी करके दे रखा होगा, बस आपसे जो है ना टेंस में परिवर्तन पूछा जाएगा और पर्सन में, ठीक ना। तो देखो गाइस ही के बाद आप कौन सा यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे आस्क्ड के लिए, तो आप आस्क्ड ही यूज करोगे, ठीक ना। अब आपको टेंस में परिवर्तन करना है तो कैसे करोगे, तो गाइस देखो रूल नंबर हमारा 1 क्या कहता है कि अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, अब गाइस इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला सेंटेंस होगा ना इसका बस आपको टेंस चेक कर लेना है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है और उसके साथ कनेक्ट सेंटेंस मान लीजिए ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में दे ही रखा है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो गाइज अब हम यहाँ पर क्या यूज करें, तो देखो ही आस्क्ड यहाँ पर हम वही यूज करेंगे, ही आस्क्ड वेदर, ठीक ना, वेदर। अब गाइज देखो उसने मुझसे पूछा ना, तो किससे पूछा, मुझसे पूछा। अब उसकी बात को किसी थर्ड व्यक्ति को बताऊंगा तो उसने मुझसे पूछा हैव यू गोट अ लैपटॉप, तो गाइज यू के स्थान पर मैं अपने लिए आई का यूज करूंगा क्योंकि उसने मुझसे पूछा। तो अब मैं अपनी बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहा हूं, अपनी और उसकी बात को, तो मैं यही बोलूंगा ना कि ही आस्क्ड वेदर आई हैड और उसके बाद गोट का थर्ड फॉर्म गोटेन भी होता है और गोट भी होता है, गोट अ लैपटॉप, इस तरीके से, ठीक है। तो ही आस्क्ड वेदर आई हैड गोटन अ या गोट अ लैपटॉप, ठीक है। तो हैड यूज हो जाए क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, तो ये होता है चेंज, ठीक ना। गेट का सेकंड फॉर्म गोट भी होता है और थर्ड फॉर्म भी गोट होता है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। मोहन सेड आई फील एग्जॉटेड टुडे। अब गाइस देखो आपको दो चीजें यहां पर बताना है, एक तो आपको टेंस में परिवर्तन करना है, ठीक ना, टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मेन वर्ब कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट का या पास्ट का, और दूसरा आपको पर्सन चेंज करना है। तो देखो गाइस पर्सन तो हमें पता चल ही गया, मोहन ने कहा आई फील एग्जॉटेड टुडे। तो गाइस देखो ये वाला सेंटेंस आप देख सकते हो, मोहन सेड इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है और उसके साथ जो सेंटेंस कनेक्ट है ये किस में है, तो फील देख लीजिए मेन वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और उसके साथ कनेक्ट सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, तो फील को हम फेल्ट में कर देंगे, FELT,
ठीक ना। अब पर्सन कैसे चेंज होगा, तो मोहन ने कहा, अपने लिए मोहन ने आई यूज किया है ना, तो अब मोहन की बात को थर्ड व्यक्ति को बताओगे तो उसकी बात को बताने के लिए आई के स्थान पर आप ही का यूज करोगे, क्योंकि आप मोहन के बारे में बता रहे हो, ठीक ना गाइस। तो आपको पता चल गया, मोहन सेड दैट, ही यहां पर यूज करेंगे, और उसके बाद फेल्ट, एग्जॉर्टेड और टुडे नहीं यूज होगा यहां पर। टुडे को जो है आपको पता है किस में चेंज करना होगा, टुडे को आपको डेड डे या प्रीवियस डे में चेंज करना होगा, क्योंकि पास्ट में हो जाता है ना, यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में हम बनाएंगे इसको इस तरीके से। वुड यू मैनेज इट इफ यू, अब आपको यहाँ पर बताना है गाइस हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा इनमें से। तो देखो गाइस, आपको आंख बंद करके यहाँ पर क्या लगा देना है, तो पास्ट में आपको जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगा देना है, क्योंकि दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट है, और ये हमारा कंडीशन सेंटेंसेस का सेकंड रूल है। अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, दोनों में से किसी एक में अगर विल का यूज किया गया हो, तो दूसरे वाले में आंख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर वुड का यूज किया गया हो तो फिर पास्ट के वर्ब यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, यू वुड मैनेज इट इफ यू डैश पैनिक, अगर आप पैनिक नहीं होते तो आप इसे मैनेज कर लिए होते, ठीक ना। तो यहाँ पर नहीं कौन सा यूज होगा, देखो जो नहीं होता उसको हटा देते, सी नहीं होगा और ना ही डी होगा, अब इन्हीं में से यूज करना है। तो डिड नोट का यहाँ पर यूज होगा, ठीक ना। वर नोट का यूज नहीं होता, क्योंकि होने का अर्थ आ रहा है, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। वर नोट यूज करते तो ये सिंपल पास्ट हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, डिड नोट नहीं होते तो, ठीक ना। अंकित एज वेल एज डैश अ गुड सिंगर, अब हेल्पिंग वर्ब बताना है कि यहाँ पर कौन सा यूज होगा। सॉरी, यहाँ पर मैं लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, अंकित एज वेल एज, यहाँ पर आप जो है राहुल कर लीजिएगा, अंकित एज वेल एज राहुल डैश अ गुड सिंगर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है दोस्तों कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर अंकित एज वेल एज राहुल, तो हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। तो देखो गाइस, इसका रूल क्या है ये पहले समझो। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with, together with, and note, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, ठीक ना, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर पहले वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अगर ये प्लूरल होता तो फिर इज के स्थान पर हम आर का यूज करते, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा स्ट्रक्चर, इससे आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से कनेक्ट हो, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना, वो पास वाले, उसमें पहले वाले और इसमें पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, जैसे इसमें हैज यूज किया गया है। वहीं पर दूसरा वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर पास वाला जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल में है, तो प्लूरल के लिए हैज के स्थान पर हैव का यूज कर लिया गया है। तो ये चीजें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, है, ठीक ना, अंकित एज वेल एज राहुल। अब ये दोनों जो है मतलब कि साथ ही साथ एक अच्छे सिंगर है, तो इसके लिए यहाँ पर इज का यूज करेंगे, ठीक ना, वर, हैव और हैज का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लेंटी ऑफ सुगर। देखो सुगर जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको काउंट नहीं कर सकते। अब प्लेंटी ऑफ जो होता है ना, ये मात्रा बताने के लिए होता है, तो मात्रा का जहाँ पर बोध हो वहाँ पर आपको पता है हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बन जाता है, तो फिर उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं, इज यूज करेंगे। कम अक्रॉस, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, मीनिंग, ठीक ना, एडम्सन फ्रेज से है। मीट बाई चांस, अचानक मिलना, ठीक ना, मीट बाई चांस होता है इसका मतलब। द न्यूज, अब गाइस कुछ नॉन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका यूज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, वो सिंगुलर होते हैं, देखने में लगेगा प्लूरल लेकिन यूज वो सिंगुलर होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये सारे नॉन के बाद जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर ही आएगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों।